नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में पार्ट 7 डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैराथन टेस्ट सीरीज़ का। और इसमें देखिए हर एक वीडियो में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। और देखिए इसमें हम जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जो डिस्कस करते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये मेरे द्वारा जो स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन पॉज करके वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया कीजिए, उसके बाद ही आंसर देखा कीजिए। इससे आपको अब जो है अपना नॉलेज टेस्ट करने में भी सहायता होगी। तो देखिए इसमें पूछा गया आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द इशू ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 5, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 1000 रुपीज़। तो निम्न में से किसने 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने की शुरुआत की थी? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में देखिए 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के जो नोट है उसकी शुरुआत किसने की थी? एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है। तो देखिए आप ऑप्शन है ए जेम्स विल्सन, बी सर विलियम विल्सन हंटर, सी इज मैन्सफील्ड या डी वन इज बेविंगटन स्मिथ। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, जेम्स मिल्स के द्वारा ये जो है शुरुआत की गई थी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पेपर मनी है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। देखिए पेपर जो करेंसी थी, जो कागज के नोट हैं, इसकी शुरुआत जो है 1839 में हुई थी। तो 1839 में जो प्रेसिडेंसी जो बैंक्स थे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के, इनको ऑथराइज किया गया था कि आप इशूज कर सकते हैं पेपर नोट्स पेबल टू द बियर ऑफ डिमांड विद इन देयर सर्कल। और ये जो आइडिया था ये जेम्स विल्सन जी का था। और इसके लिए देखिए एक बिल्स जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट पेपर करेंसी इन इंडिया के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गवर्नमेंट पेपर करेंसी इन इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था 3 मार्च 1860 को बाय जेम्स विल्सन। और इससे रिलेटेड जो है एक्ट 19 ऑफ 1861 जो है पारित किया गया, जिसके तहत पेपर करेंसी अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट जो है शुरू किया गया, जिसमें जो जेम्स विल्सन की जो स्कीम थी जिसमें करेंसी नोट्स जो है ऑफ डिनोमिनेशन 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के जो नोट्स हैं इनकी इशुएंस को जो है इनकी इशू से रिलेटेड मैनेजमेंट को जो है सेटअप किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। भारत में जो 5, 10, 20, 50, 100 और 500 और 1000 रुपये के नोटों की जो शुरुआत है ये जेम्स विल्सन के आइडिया से जो है शुरू हुई थी। पेपर करेंसी नोट्स, कागज के जो हम आज की डेट में जो नोट्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बुक से रिलेटेड जो पूछा गया। देखिए जो भी हमारे फेमस जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं ये लगातार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया दी बुक सत्यार्थ प्रकाश लाइट ऑफ ट्रूथ वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए आपके ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, C1 इज देवेंद्रनाथ टैगोर या D1 इज केशव चंद्र सेन। तो देखिए मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सत्यार्थ प्रकाश लाइट ऑफ ट्रूथ जो है बुक थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो राइट आंसर इसमें जो भी हो जाएगा। और देखिए राजा राममोहन राय के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो बोला जाता था और फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी इनको बोला जाता है। इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की शुरुआत की गई थी 1828 में। और देखिए राजा राममोहन राय को जो है राजा की जो उपाधि है ये मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। ये भी इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखिए राजा राममोहन राय की जो फेमस जो किताब हैं उसमें संवाद कामुड़ी, तुवत उल मोहम्मदीन, मीरत उल अकबर जो है फेमस बुक्स हैं राजा राममोहन राय की। उसके बाद देखिए हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो गो बैक टू द वेदास इनके जो है स्लोगन थे। और 1875 में इनके द्वारा जो है आर्य समाज की जो शुरुआत की गई थी। इस साथ साथ अगर देखिए हम केशव चंद्र सेन की बात करें तो केशव चंद्र सेन जी की बात हम करें तो इनका संबंध भी जो बंगाल से था। और 1857 में ये जो है ब्रह्म समाज के जो मेंबर बने थे। बाद में इनके द्वारा जो है 1866 में जो है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है शुरू किया गया था, या इसको जो है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी जो बोला जाता है। तो एग्जामिनेशन चाहे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज पूछा जाए या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पूछा जाए, ध्यान रखना केशव चंद्र सेन जी के द्वारा ये सेटअप किया गया था। और देखिए 1878 में जो है केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर थे इनके द्वारा जो है साधारण ब्रह्म समाज जो है सेटअप किया गया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, तत्वबोधिनी सभा जो है 1839 में जो इनके द्वारा जो सेटअप की गई थी। तो ध्यान रखना जो सत्यार्थ प्रकाश है लाइट ऑफ ट्रूथ ये जो है मास्टरपीस रहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी से रिलेटेड जो है इंडिया में पूछा गया। तो स्लेवरी देखिए जनरली दास प्रथा होती थी, तो इसमें जो है लोगों को जो है दास बना के रखा जाता था और उनसे कार्य कराया जाता था। तो देखिए दो स्टेटमेंट इसमें दी गई है और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हैड urged the company to take steps to ameliorate the conditions of slaves। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी से दासों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था। और दूसरी स्टेटमेंट है, स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन 1843 इन ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए एक्ट 5 जो है 1843 में आया था, सॉरी 1843 में एक्ट 5 आया था, जिसके तहत जो है जो स्लेवरी है, जो दास प्रथा जो है, इसको जो है भारत में ख़त्म कर दिया गया था। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये हमारी सही हो जाएगी। लेकिन आप देखना चार्टर एक्ट ऑफ 1830 नहीं है, यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, जिसने जो है आपके जो है कंपनी को जो है दासों की स्थिति में सुधार उठाने के लिए जो है उसका जो आग्रह किया था, कंपनी को जो है आग्रह किया था कि आप जो है स्टेप्स लीजिए ताकि जो दास जो है उनकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके। तो ये जरूर ध्यान रखना आपने। स्लेवरी जो अबॉलिश हुई थी ब्रिटिश अंपायर में 1843 में ये अबॉलिश हुई थी। एंड कॉज वाज इंस्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रिक्वायरिंग द गवर्नर जनरल काउंसिल टू अबॉलिश स्लेवरी। देखिए 1833 में प्रोविजन था, लेकिन एक्ट 5 बाद में 1843 में जो आपका पास हुआ था, जिसने जो डिक्लेयर कर दी थी स्लेवरी इलीगल इन इंडिया, और जितने भी ऑल एग्जिस्टिंग जो स्लेव्स थे वो इमेंसिपेटेड, उनको आज़ाद कर दिया गया था विदाउट एनी कंपेंसेशन, और किसी भी प्रकार की जो है मुआवजा इनको नहीं मिला था। स्लेव ओनर्स को, जो भी दासों के जो ओनर्स थे, उनको किसी प्रकार मुआवजा नहीं मिला था। तो देखिए चार्टर एक्ट जो 1813 है और चार्टर एक्ट जो 1833 है, ये दोनों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। चार्टर एक्ट 1813 जो कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको जो है एंडेड कर दिया गया था, और बाकी जो भी कंपनीज थी ब्रिटेन में, उनके दरवाजे भी भारत में ट्रेड के लिए खोल दिए थे। लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली थी टू ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी एंड ओपियम, इसको रिटेन रखा गया था। बाद में चार्टर एक्ट 1833 ने इस मोनोपोली को भी जो है खत्म कर दिया था। इसके साथ साथ चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए रखे गए थे। और चार्टर एक्ट 1833 के देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, और उनको जो है सिविल मिलिट्री और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स जो है दे दी थी इंटायर इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें पूछा गया कि कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो संगठन यहाँ पर दिया गया और आगे फाउंडर दिए गए हैं। तो देखिए पहला संगठन दिया गया साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन। तो देखिए साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन थोड़ा सा टफ सा है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन देखिए बहिष्कृत हितकानी सभा आपने जरूर सुना होगा कि इसको जो है 1924 में, या एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो 20 जुलाई 1924 को जो है इसको जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो सेटअप किया गया था। तो देखिए ये जो सेकंड जो जोड़ा है ये गलत है, ये BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो सेटअप किया गया था। तो देखिए तो 2 हमारे आंसर में होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट जो है पूछा गया है। तो जहाँ पर 2 नहीं है उसको मैं सबसे पहले इलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद देखिए तीसरी स्टेटमेंट है श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम। तो देखिए SNDP भी इसको बोला जाता है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि श्री नारायण धर्मा परिपालना सभा जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा सेटअप की गई है। तो ये देखिए करेक्टली मैच्ड है, तो 3 हमारे आंसर में नहीं होगा, क्योंकि हमने वही बताना है जो गलत मैच है। और देखिए साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और देखिए जनरली अब आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। तो देखिए साउथ इंडिया जो लिबरल जो फेडरेशन है, ये एक पॉलिटिकल जो है पार्टी थी मद्रास प्रेसिडेंसी इन तमिलनाडु ब्रिटिश इंडिया के समय में। और देखिए इसको 1960 में जो है N मुदलियर, TM नायर और P थेगाराय शेट्टी जी के द्वारा जो सेटअप इसको जो है किया गया था। तो फर्स्ट भी आपका जो करेक्ट मैच नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो हमारे सही मैच नहीं है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना। ये जो देखिए इसका नाम ऐसे जस्टिस पार्टी है। अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको जस्टिस पार्टी उसमें दिया गया होगा। तो जो जस्टिस जो पार्टी है, या पहले जो इसका नाम जो है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था, तो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ही बाद में जो है जस्टिस पार्टी के नाम से जो है जानी गई। ये देखिए एक राजनीतिक पार्टी थी, राजनीतिक दल था मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ब्रिटिश इंडिया में, और इसको 1960 में जो सेटअप किया गया था N मुदलियर जी के द्वारा। इनका पूरा नाम है नतीशा मुदलियर, और इसको को फाउंडेड किया गया था सासमिती M नायर एंड P थेगाराय शेट्टी। और ये देखिए इसको जो सेटअप किया गया था क्योंकि बहुत सारे नॉन ब्राह्मण जो है कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स हुई इस प्रेसिडेंसी में। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या जस्टिस पार्टी को सेटअप किया जाएगा।
और देखिए बहिष्कृत हितग्राही सभा जो है 20 जुलाई 1924 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो सेटअप की गई थी, ताकि जो डिफ़िकल्टी जो है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको जो है रिमूव किया जा सके या इरेडिकेट किया जा सके सोसाइटी से, और ये जो इनकी जो ग्रीवेंसीज हैं इनको जो है गवर्नमेंट के सामने जो है रखा जा सके। इसके साथ साथ श्री नारायण धर्म परिपालना जो सभा है, इसको जो है श्री नारायण गुरु जी के द्वारा जो है सेटअप किया गया था। तो ध्यान रखना ये केरला में ये जो सेटअप की गई थी। बाद में देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड हुई थी जनवरी 1903 में, और श्री नारायण गुरु इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो महत्वपूर्ण है तीनों ऑर्गेनाइजेशन, आप रिमाइंड जरूर जरूर कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स टू ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज एंड टू चेक करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको बता दूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है बोला जाता है। आई मेक पार्डन, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो है इन इंडिया बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज थोड़ा सा अलग अलग कंसेप्ट है। भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत के लिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं को व्यवस्थित करने और ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है बहुत सारे सुधार किए थे। तो निम्न में से कौन से जो उपाय हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो शुरू किए गए थे। तो देखिए फर्स्ट है आपका रीजिंग दी सिविल सर्वेंट सैलरी। तो बिल्कुल सही बात है, जो सिविल सेवकों का जो वेतन है ये जो है बढ़ाया गया था। तो 1 देखिए हमारे पास जो है राइट हो जाएगा। दूसरा था स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट्स ऑफ रूल अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड। तो जो निजी जो व्यापार है उसके विरुद्ध जो है नियमों को सख्ती से जो है लागू किया गया था। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें ये भी जो हमारी ठीक हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास 50-50 ये क्वेश्चन हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको तीसरी स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं भी है, लेकिन थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। देखिए इसमें लिखा है कि इन्फोर्सिंग प्रमोशन थ्रू मेरिट। तो योग्यता के आधार पर पदोन्नति लागू करना। अब देखिए अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आपकी फैमिली से कोई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रमोशन जो होती है ये जनरली सीनियरिटी बेस्ड होती है। तो मेरिट बेस जो है इसमें ये जो है सेंस नहीं बनती है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सीनियरिटी के बेस पर जो है प्रमोशन को जो है इन्फोर्स किया गया था। तो थर्ड जो स्टेटमेंट ये हमारी गलत हो जाएगी, और राइट आंसर हमारे पास जो है सी ऑप्शन जो हमारा ठीक हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी सही है। तो ये आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हमारे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे फ्रॉम 1786 to 93, और ये फर्स्ट थे टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोला जाता है। ही ट्राई टू चेक करप्शन थ्रू रेजिंग दी सिविल सर्वेंट सैलरी। तो सिविल सर्वेंट्स की जो है इनके द्वारा आय जो है बढ़ा दी गई थी, तनख्वाह बढ़ा दी गई थी। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट्स ऑफ रूल अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड, डिबेरिंग सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम टेकिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स। तो जो सिविल सर्वेंट्स थे उन पर रोक लगा दी गई थी कि आप किसी तरह के जो है उपहार या ब्राइब जो है घूस को जो बोलते हैं या रिश्वत को ब्राइब बोलते हैं, तो किसी प्रकार की घूस या रिश्वत नहीं ले सकते हैं। और इन्फोर्सिंग की थी और प्रमोशन जो थी थ्रू सीनियरिटी। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी आपने जो ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे पास जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, रेगुलेटेड 1773 के तहत इस्टेब्लिश हुए थे। इनका टेन्योर जो है 1773 से 1785 था। उसके बाद देखिए सेकंड जो थे हमारे पास जो है जॉन मैकपर्सन जी थे जो कि 1785 to 86 थे। और तीसरे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका जो टेन्योर था ये 1786 से 1793 था। तो देखिए इनके द्वारा जो है लोअर कोर्ट्स और एपीलेट कोर्ट्स जो है सेटअप किए गए थे। इसके साथ साथ जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है बिहार और बंगाल में इनके द्वारा 1793 में की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार 1793 में कॉर्नवालिस जी के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ थर्ड जो मैसूर वार है, मैसूर के साथ जो वार जो हुआ था ब्रिटिशर्स का 1790 to 92, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुई थी, ये इनके समय में आया था। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड जो कि सिविल सर्विस रिलेटेड था, जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, इनके समय में आया था। और इसके साथ फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया जो है इनको जो बोला जाता है। और देखिए जो रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिविल जुडिक्शन से इनके द्वारा ही जो सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ अ नेशन टू अटेम्प्ट सोशल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, द मोरल इंप्रूवमेंट ऑफ द रेस विदाउट एमिंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट पॉलिटिकल फ्रीडम इज द वेरी हाइट ऑफ इग्नोरेंस एंड फ्यूटिलिटी इज सेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की जीवन की श्वास है। राजनीतिक स्वतंत्रता को सबसे पहले लक्ष्य किए बिना सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक विस्तार, जाति की नैतिक सुधार का प्रयास करना अज्ञानता और निरर्थकता की पराकाष्ठा है। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये किसके द्वारा बोलेंगे, आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, या सी बी आर अम्बेडकर, डी अरविंदो घोष। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी अरविंदो घोष के द्वारा ये जो है वर्ड्स आपके बोले गए हैं।
तो देखिए अरिबंदो घोष जो है एक रिनाउंड एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अरिबंदो देखिए एक वर्सटाइल बिलीनियस के थे, ये पोइट थे, फिलोसफर थे, एक योगी थे, इसके साथ राइटर भी थे। तो इनके द्वारा ये बोला गया था, ये जो टेक्स्ट हैं आपने जरूर याद रख लेने। और इसके साथ साथ देखिए अरिबंदो घोष के बारे में थोड़ा सा अभी भी जो है जान लीजिए कि इनका जन्म जो है देखिए 15 अगस्त 1872 को जो है कोलकाता में हुआ था और डेथ इनकी 5 दिसंबर 1970 को हुई थी। और महत्वपूर्ण जो देखिए बुक्स हैं अरिबंदो घोष की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बुक है इनकी कर्मयोगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कर्मयोगी एक महत्वपूर्ण बुक है आपकी अरिबंदो घोष की। इसके साथ युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता एक और महत्वपूर्ण इनकी जो है बुक है। और वंदे मातरम न्यूज़पेपर को ये एडिट करते थे। बेसिस ऑफ योगा, भगवत गीता एंड इस मैसेज, द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनकी जो है बुक है। फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये भी अरिबंदो घोष की जो है बुक है, फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसके साथ सावित्री, अ लीजेंड एंड सिंबल, आवर ऑफ गॉड। तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं अरिबंदो घोष की, तो मेक श्योर टू रिमेंबर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया द टर्म 19 मेमोरेंडम ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का 19 ज्ञापन शब्द निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र से संबंधित है। तो देखिए नागपुर सेशन 1920 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद देखिए जो लाहौर जो सेशन है 1929 का, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो है गोल जो है कांग्रेस का रख दिया गया था। तो महत्वपूर्ण है लाहौर सेशन अपने आप में जो है पूर्ण स्वराज के लिए। हरिपुरा सेशन देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था 1938 का। और देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ सेशन। ये जो 19 जो मेमोरेंडम है ये लखनऊ सेशन से जो है रिलेटेड है। तो देखिए लखनऊ सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यादगार ये सेशन है। इसको जो है AC मजूमदार या अंबिका चंद्र मजूमदार जी के द्वारा जो प्रिजाइड किया गया था। और इसमें क्या था कि जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे इनकी जो है रीयूनियन हो गई थी। तो नरपंथी और गणपंथी इनको बोला जाता है। तो सूरज स्प्लिट देखिए 1907 में अलग हो गए थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स। तो देखिए एक्सट्रीमिस्ट्स के महत्वपूर्ण जो नेता हैं आपके इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है महत्वपूर्ण जो इनके लीडर हैं। और अनदर एक जो नोटबंदी डेवलपमेंट थी लखनऊ सेशन की 1960 की, इसमें कांग्रेस लीग पैक्ट हो गया था, यानी कि जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में भी एक पैक्ट हुआ था फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ यूनाइटेड स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो 19 जो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, इनके द्वारा एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया गया जिसको जो है पॉपुलरली नोन किया जाता है 19 मेमोरेंडम। तो जरूर याद रखना आपने 19 ये जो मेमोरेंडम है ये लखनऊ सेशन 1960 से रिलेटेड है, जिसमें कंटेन किए जिसमें जो है डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रपोजल थे इसके द्वारा कंटेन किए हुए जिनको सबमिट किया गया था वायसराय को नवंबर 1916। और देखिए मेरी रिकमेंडेशन इसमें थी कि ऑल जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल रहेगी उनमें एक सब्सटेंशियल मेजोरिटी रहेगी इलेक्टेड मेंबर्स की। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ है शुड भी लार्ज होना चाहिए साइज़, और इन्जॉय करनी चाहिए लार्ज पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है भारत को जो है देनी चाहिए, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं इनको जो ऑटोनॉमस बना देना चाहिए। इसके साथ साथ फुल मेजर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है इमीडिएटली जो ग्रांटेड होना चाहिए। तो जरूर याद रखना आपने 19 मेमोरेंडम और लखनऊ सेशन 1916 अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको प्रिजाइड किया था AC मजूमदार जी के द्वारा। और इसमें जो है मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं ये जो है रीयूनियन इनकी हो गई थी, और इनकी स्प्लिट जो सूरत सेशन 1907 में हुई थी। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी इसमें जो है पैक्ट हुआ था फॉर यूनाइटेड स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो जिसमें जो 19 जो मेंबर्स थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, इनके द्वारा जो है एक मेमोरेंडम बनाया गया था जो कि इन्होंने वायसराय को सबमिट किया था, जिसको 19 मेमोरेंडम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है दी सोहराई और खोवर लोक कला, खोवर जो फॉल्क आर्ट पेंटिंग्स हैं इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो सोहराई है और जो खोवर जो लोक कला चित्र है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए आपके ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या आसाम। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से जनरली आपके पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है, तो इस ऑप्शन का आप इनमें जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर आपका इसमें जो झारखंड हो जाएगा। तो ये जो सोहराई और खोवर जो लोक कला जो चित्र हैं ये आपके झारखंड से जो है रिलेटेड है। तो इसमें स्पैरो, पिकस, स्क्विरल्स और काउज जो है सोहराई और खोवर पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है आपके हजीराबाग जो रीजन रहता है झारखंड का, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे। और इसको जनरली जो है वुमेन जो है घरों में प्रैक्टिस करती हैं, यूजली मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ जो है कंबाइनली। अगला क्वेश्चन देखिए अगेन जो है महलवारी जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है आपको स्टेटमेंट दी गई हैं। दो स्टेटमेंट, आप बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक सही है। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व डिटेल सर्वे ऑफ फील्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू सॉइल।
तो इसमें मीटिंग के अनुसार क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण भूमिका वर्गीकरण शामिल था। तो पहली बात जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो जहाँ पर 1 नहीं इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। दूसरा है द लैंड असेसमेंट वर फिक्स्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, तो जो भूमि का आकलन है एक निर्धारित अवधि के लिए जो किया जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट जो आपकी ठीक हो जाएगी। और महलवाड़ी सिस्टम आपने ध्यान रखना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स यूनाइटेड प्रोविंसेस एज वेल एज सेंट्रल इंडिया में था। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ऋतुवारी जो सिस्टम है, जो कि थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर थे मद्रास के, उनके द्वारा साउथर्न इंडिया में शुरू किया गया था। ये जो आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास एज वेल एज असम और कुर्ग में जो है ऋतुवारी सिस्टम जो आपका प्रचलन में था। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन जो है लिया हुआ है। तो देखिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है जो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, डायरेक्ट जो है एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको रिमाइंड आप जरूर कर लेना। तो देखिए इसमें कुछ पूछा गया आपसे, वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज द किंग ऑफ द कंट्री वट एवर इंजक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स इन परफेक्ट सबसर्वियंस and does not what is agreeable to the residents, that is to the British government. Things go on quietly, they are managed without the resident appearing much in the administration of affairs, but when anything of different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance। ठीक है, तो हमने एक निवासी को रखते हैं जो वास्तव में देश का राजा है, चाहे वो आक्षेप न करने के किसी भी आदेश के तहत कार्य कर सकता है। जब तक राजकुमार पूरी तरह से अधीनता में काम करता है और वही करता है जो निवासियों यानी ब्रिटिश सरकार को स्वीकार है, तब तक चीज़ें चुपचाप चलती रहती हैं। मामलों के प्रशासन में रेजिडेंट की उपस्थिति के बिना ही उनका प्रबंधन किया जाता है। लेकिन जब कुछ अलग जो प्रकृति का अगर होता है, तो जिस क्षण राजकुमार वो रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तब टकराव और शांति शुरू हो जाती है। तो ये वर्ड्स देखिए किसके द्वारा बोले गए थे, तो देखिए रेजिडेंट्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक रेजिडेंट जो है रूलर्स के यहाँ पर जो है रखा जाता है, जिसके तहत जो ये इंटरफेरेंस करते थे इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द रूलर्स और प्रिंसेस। तो जो भी सक्सेशन के जो उनकी लड़ाइयाँ होती थी उत्तराधिकार की कि कौन सा प्रिंस जो है राजा बनेगा, उसमें भी हस्तक्षेप करते थे और अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से जो है इंटरफेरेंस जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा की जाती थी। इसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 to 1805 तक जो है गवर्नर जनरल रहे, इनके तहत जो है एक सब्सिडरी लाइन्स जो है पॉलिसी लाई गई। तो सब्सिडी लाइन्स में आपने रखना सब्सिडी फोर्स, यानी कि जो इंडियन रूलर्स हैं उनको एग्री ये करवाया जाता था कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ये सब्सिडी फोर्स जो है आपकी टेरिटरी में रखेगी और आपके ही खर्चे के ऊपर रखेगी, और इसके बदले जो है ब्रिटिशर्स आपको जो प्रोटेक्ट करेंगे, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक परमानेंट जो ब्रिटिश जो रेजिडेंट है ये आपके जो है दरबार में रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है सब्सिडी लाइन्स में थी। और कंपनी ने इंडियन रूलर्स के एक्सपेंस के ऊपर जो है अपनी बड़ी जो सेना है उसको जो है रखना शुरू कर दिया। और तो ब्रिटिश रेजिडेंट के संदर्भ में देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी जेम्स मिल्स के द्वारा जो बोली गई है, तो एनसीईआरटी में ये जो है मेंशन है चीज़, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन न्यू फ्यूचर। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वैल्यूएबल और बहुत ही महत्वपूर्ण जो नॉलेजेबल जो चीज़ें हैं जिसमें हम एनसीईआरटी तक जो है कवर करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से विपिन चंद्रा से कवर की जाती है, और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनसे भी क्वेश्चन जो है कवर किए जा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नायब तहसीलदार, एचपीएस या जो आगामी जो लाइट सर्विस है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो इसी तरह से आप जो है अपना प्यार हमें देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये जो वीडियोज़ हैं ये जिनको जो वास्तव में ज़रूरत है, जो हमारे जो है दूर दराज क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं, उन तक भी ये पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको भी जो है तैयारी करने में जो है आसानी हो सके। और आपने ज़रूर याद रखना है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।